हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लकी क्लासेज में। दोस्तों, ये मौलिक अधिकार का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार का पार्ट नंबर 1 पढ़ा था। तो आइए बचे हुए 3 मौलिक अधिकारों को भी इसमें हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। चौथे नंबर का जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले 3 मौलिक अधिकारों को हमने मौलिक अधिकार के पार्ट नंबर 1 में पढ़ लिया है। तो चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हम देखें कि सभी नागरिकों को अपने धर्मों को मानने, उसका आचरण करने व उसका प्रचार व अंतःकरण की स्वतंत्रता है। इसमें आपको 3 वर्ड याद रखने हैं कि धर्म को मानने, आचरण करने, उसका प्रचार व अंतःकरण की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 के अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 27 राज्य अपने नागरिकों पर कोई ऐसा कर यानी टैक्स नहीं लगाएगी जिससे प्राप्त आय से किसी धर्म विशेष को बढ़ावा मिले। ये जिक्र अनुच्छेद 27 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 28 की अगर हम बात करें तो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का जिक्र अनुच्छेद 28 में किया गया है। तो अनुच्छेद 28 से 25 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। आगे अगर हम बात करें हमारे 5वें नंबर के मौलिक अधिकार की, तो वो है शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार। शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 व 30। यहाँ पर नोट में एक बात मैंने आपके लिए लिखी है कि यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। शिक्षा व सांस्कृतिक जो अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत ये केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 में अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत वर्णित है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधित अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। इसके बाद हम बात करें कि अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बनाया गया था। आगे हम बात करें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार की, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये 6वें नंबर का मौलिक अधिकार है। दोस्तों, हमने इससे पहले 5 मौलिक अधिकारों को पढ़ा है। उन 5 मौलिक अधिकारों में से अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है या कोई हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है तो हम अनुच्छेद 6 के तहत उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। और और 6वें नंबर के मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो अनुच्छेद 32 है के तहत ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे ही अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा या साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। यदि उपरोक्त लिखे किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं और इन्हीं मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं जो मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नागरिकों के लिए जारी करते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। दूसरा परमादेश, मैंडामस, अधिकार प्रच्छा। फोर्थ है प्रतिषेध और 5वां है उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की जो रिट हैं इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जारी करते हैं। तो एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। पहली जो रिट है हमारी उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है आपको थोड़ा सा समझना है। जब राज्य सरकार या निजी संस्था या कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है या बंदी बना लेता है या गिरफ्तार कर लेता है तो उससे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति या सरकार या कोई प्राइवेट संस्था पकड़ लेती है या बंदी बना लेती है
और यदि उस व्यक्ति ने उसको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने किसी नज़दीकी कोर्ट में पेश नहीं किया तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाया है उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दूसरा है परमादेश। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों को यहाँ पर ये कृत्यों का मतलब है कर्तव्य मिसप्रिंट हुआ है, तो अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों को पालन करने से मना कर दे तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट उसके खिलाफ परमादेश जारी करता है, यानी परमादेश रिट जारी करता है। उदाहरण के लिए हम इसे ऐसे समझते हैं, यदि कोई पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो ऐसी स्थिति में हम उस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं और जो कोर्ट है उसके खिलाफ परमादेश प्रकार की रिट जारी करता है। नोट, यहाँ पर एक बात याद रखना है कि ये जो परमादेश है ये किसी प्राइवेट अधिकारी के खिलाफ जारी नहीं होगा। इसमें अगर अपवाद की बात करें तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये जारी नहीं किया जाता। तीसरे नंबर की हम रिट की बात करते हैं तो वो है अधिकार परीक्षा। इसका मतलब ये होता है कि क्या तुम्हें ये हक था, अर्थात समझते हैं यह सरकारी व निजी दोनों अधिकारियों को जारी किया जाता है। उदाहरण से इसे समझते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं और आपका चालान कटता है, बाद में आपको पता चलता है कि चालान काटने वाला व्यक्ति फर्जी था, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट उसके खिलाफ क्यू वारंटो यानी अधिकार परीक्षा रिट जारी करता है। साथ ही दूसरा उदाहरण हम समझते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला जो ऑफिसर है उसने गलत तरीके से बनाया है तो हम उसके खिलाफ भी कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट उसके खिलाफ जो है ये रिट जारी करता है और उससे पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार के तहत ये प्रमाण पत्र जारी किया। 4 नंबर की जो रिट है और 5 नंबर की जो रिट है दोनों में थोड़ी समानता है। प्रतिषेध यह उच्च कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट को जारी की जाती है। उच्च कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो यह उच्च कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट को जारी की जाती है। जैसे एससी का मतलब है यहाँ सुप्रीम कोर्ट और एचसी हाई कोर्ट, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। समझते हैं थोड़ा इसे आगे। प्रतिषेध निम्न कोर्ट के निर्णय आने से पहले निम्न कोर्ट को दिया जाता है। समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रतिषेध रिट है वो निम्न कोर्ट, जो छोटा कोर्ट है जैसे हाई कोर्ट है, उसका निर्णय आने से पहले ही उसे दिया जाता है, निर्णय आने के बाद नहीं, केवल निर्णय आने से पहले उसे दिया जाता है। उदाहरण से इसको समझते हैं, जैसे कावेरी जल विवाद 2 राज्यों का मामला है और वह चेन्नई हाई कोर्ट में चल रहा है, जो कि उसका अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी 2 राज्यों के विवाद का मामला होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन यानी क्षेत्र अधिकार में आता है, जबकि इस मामले को कहाँ पर चला रखा है? हाई कोर्ट में। तो अगर उस पर फैसला नहीं आया हो तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को प्रतिषेध रिट जारी करके अपने पास मंगवा सकता है। आगे 5वें नंबर की रिट की अगर हम बात करें, उत्प्रेषण, ये भी उच्च कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट को जारी किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। अगर हाई कोर्ट फैसला सुना दे तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट फैसला सुना दे तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को उत्प्रेषण जारी करता है तथा सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास मंगवाकर फिर से सुनवाई करवाता है। तो आपको उत्प्रेषण में याद रखना है कि ये जो रिट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या उच्च कोर्ट के द्वारा फैसला आने के बाद जारी की जाती है। नोट, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी अधिकार निरस्त कर दिए जाते हैं, जिसका जिक्र मैं वीडियो 1 में बता चुका हूं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अब हम बात करें अनुच्छेद 33 के अंतर्गत, तो संसद के द्वारा सेना तथा सशस्त्र बल से संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 33 में है। अनुच्छेद 34, इन नियमों को लागू करने की शक्ति भी संसद को है, जैसे सेना द्वारा शासन या मार्शल लॉ।
अनुच्छेद 35 इसके अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार है। तो ये है हमारा मौलिक अधिकार का पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।